अब तूफान ही फैसला करेगा रोशनी का। अब तूफान ही फैसला करेगा रोशनी का, दिया वो जलेगा जिसमें दम होगा। मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में जो है हमने मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। आज जो है मेथड जो बचा हुआ है वो हम शुरू करेंगे। दो मेथड बचे हुए हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है इंटीग्रेशन मेथड। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ है वो कैसे बनते हैं। अगर आपने ग्राफ बनाना सीख लिया तो आपको ग्राफ रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इक्वेशन या फॉर्मूला ध्यान रखना है, उससे आप अपने आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ है वो कैसे बनते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, बहुत ही सिंपल है, y = mx। अब यहाँ पर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो आपके फॉर्मूले दे रखे हैं उसको हम इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अगर कोई फॉर्मूला इसके जैसा है तो जो ग्राफ आएगा वो इसके जैसा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, y = mx। अब हमको ग्राफ कैसे देखना है, ये मैंने कहा x है और ये मैंने कहा y है। देखिए वैसे देखा जाए तो पूरा अगर हम बनाएं तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट बनाएं तो ये -x हो जाएगा और ये आपके -y हो जाएगा। नॉर्मली हम ये दो बना देते हैं। ठीक है, ये +x है +y है, ये -x है -y है। अब y = mx का मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन। अब y जो है वो y एक्सिस को बता रहा है और x जो है वो x एक्सिस को बता रहा है। तो y क्या है, y एक्सिस को बता रहा है, x जो है वो x एक्सिस को बता रहा है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, क्या करूं, x की वैल्यू को 0 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी। अब आपके m की वैल्यू कुछ भी हो, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब जब x 0 है तो y भी क्या होगा, 0। और जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, मतलब ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों साइड प्लस साइन है, इसका मतलब दोनों प्लस फॉर्म में जाएंगे, मतलब x भी प्लस में जा रहा है और y भी प्लस में जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ग्राफ किससे स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसका एक आता है स्लोप। क्या आता है, स्लोप। तो स्लोप जो है वो आप उसको ऐसे समझ सकते हो, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y अपॉन x जो है वो स्लोप है आपका। अब इस फॉर्मूले से अगर आप y अपॉन x करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, m के बराबर। इसका मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ग्राफ आ रहा है तो यहाँ पर उसका स्लोप कितना आ जाएगा, m के बराबर। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर इक्वेशन है y = mx तो उसका ग्राफ कैसे आने वाला है, ऐसे। समझ में आई बात, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा। अब यहाँ पर मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, y = -mx। अब यहाँ पर देखिए y बराबर पहले mx था, अब y = -mx हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है, अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा और अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा तरीका है कि आपके स्लोप नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको इसी में बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूँ तो y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब क्या है कि y = mx में स्टार्टिंग तो ओरिजिन से होगी, कि अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो y की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपने देखा स्ट्रेट लाइन है अभी भी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब दोनों पॉजिटिव थे तो ग्राफ यहाँ आया था, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब माइनस का साइन है तो ग्राफ यहाँ आ रहा है। ठीक है, x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ बता रहा है कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। इसका जब आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -m। क्या आएगी, -m। स्लोप नेगेटिव आ रहा है आपके। अब देखिए ग्राफ अगर आपके ऐसे दिख रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है और अगर ऐसे जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप आपके क्या आ रहा है, -m, जो कि किसको बता रहा है, नेगेटिव को। तो अभी आपने जो दो इक्वेशन देखी y = mx और y = -mx, यहाँ पर दोनों ग्राफ ओरिजिन से बन रहे हैं, एक का स्लोप पॉजिटिव है और एक का स्लोप नेगेटिव है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। y एक्सिस का मतलब ये वाली है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की साइड आएगा, नेगेटिव का मतलब नीचे की साइड आएगा y के लिए। और x पॉजिटिव तो आगे आएगा राइट हैंड साइड पे और x नेगेटिव तो पीछे आएगा माइनस साइन पे। ठीक है, अब इसके अलावा और इक्वेशन कौन सी होती है, तो देखिए इक्वेशन जब तक आपको समझ में नहीं आएगी
तब तक आप क्या करते रहेंगे, ग्राफ को रटते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई तो आपको ग्राफ रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, वीडियो का आप एंड तक बने रहिए, आपको एंड में समझ में आ जाएगा कि जितने भी आपके ग्राफ हैं, चाहे 0 ऑर्डर के, चाहे फर्स्ट ऑर्डर के, चाहे सेकंड ऑर्डर के, आपको एक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन इक्वेशन से आपको सारे ग्राफ आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y = mx + c। अब यहां पर आपने देखा y = mx तो आपने पढ़ लिया था, अब ये y = mx + c क्या आ गया, तो यहां पर c का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि y = mx, तो m जो है वो तो किसको बताता है, स्लोप को, वो किसको बताता है, स्लोप को। और जो c है, स्लोप को हिंदी में ढाल कहते हैं, c जो है वो किसको बता रहा है, इंटरसेप्ट को। किसको बता रहा है, इंटरसेप्ट को, जिसको हिंदी में कहते हैं अंत्यखंड। क्या कहते हैं, अंत्यखंड। ये -x है ये, ठीक है, -x + y और -y। नॉर्मली प्लस नहीं लिखते हैं, केवल x लिखते हैं, x y -x और -y। यहां पर आप क्या देखेंगे कि अगर x 0 है तो y की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब आपने देखा था तो x अगर 0 था तो y भी 0 था, मतलब जो आपके ग्राफ स्टार्ट हो रहा था वो ओरिजिन से हो रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर। अब यहाँ पर c की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो मान लीजिए y की वैल्यू ये है, तो ये जो वैल्यू है ये वाली ओरिजिन से लेके जो भी वैल्यू आ रही है ये c के बराबर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरसेप्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इंटरसेप्ट। अब आप देखेंगे कि वही y = mx, मतलब अब आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की भी वैल्यू बढ़ेगी, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे। ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे। ये आपके जब आप सेकंड ऑर्डर का ग्राफ देखेंगे तो आपको सेम ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। तो आपने क्या देखा, स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, और इंटरसेप्ट है, अगर इंटरसेप्ट नहीं होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता। इंटरसेप्ट है और वो भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की कुछ वैल्यू है, तो जब x 0 है मतलब यहाँ पर, तो y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, c के बराबर, तो वो क्या है, इंटरसेप्ट। और जो स्लोप है वो किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपने कहा y = mx + c। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन चेंज कर दूँ, अब देखिए आपको समझ में आ गया कि c क्या है, c को हम कह रहे हैं इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने क्या करा, y = mx - c कर दिया। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया, y = mx - c। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में। तो आप इसको क्या देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसे शुरू हो रहा है। ठीक है, अब कई बार बुक में क्या होता है, ग्राफ यहाँ से बना हुआ होता है, तो अगर आप उसको पूरा लेके जाएंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात। तो स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपके दे रखा है y = -mx + c। y = -mx + c। इसका मतलब क्या है, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा, और स्लोप नेगेटिव है मतलब वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा, ये मैंने कहा +x -x +y और -y। अब आप देखेंगे कि c पॉजिटिव है तो ये आपके पॉजिटिव आ जाएगा, और स्लोप नेगेटिव है तो ये यहाँ ऐसे आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है y = -mx + c, ये क्या बता रहा है कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपके c है जिसको आप इंटरसेप्ट कहते हो, और इसका जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, -x। अब देखिए ढलान नीचे की तरफ है तो ये आपके स्लोप नेगेटिव है, y = -x। कई बार क्या होता है, आरपीसी जब स्लोप पूछती है तो वो नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करती, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो साइन नेगेटिव है स्लोप का। तो अगर नेगेटिव साइन दे रखा है आरपीसी ने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो केवल वो मैग्नीट्यूड पूछना चाह रही है, मतलब सॉरी y = -m। क्या आ जाएगा, y = -m। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रही है, वो पूछना चाह रही है कि आपके स्लोप क्या है। तो वो अगर माइनस दे रखा तो बहुत बढ़िया, माइनस नहीं दे रखा तो वो मैग्नीट्यूड पूछना चाह रही है, मतलब m की वैल्यू पूछना चाह रही है। तो ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है वो इसी इक्वेशन से सॉल्व होंगे।
y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब लास्ट में आपके दे रखा y इक्वल्स टू, अब हमने क्या देखा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और अगर दोनों नेगेटिव है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, इसका मतलब स्लोप भी नेगेटिव है और जो इंटरसेप्ट है वो भी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है। हालांकि ऐसा कोई ग्राफ होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम समझ रहे हैं इक्वेशंस को, तो ये आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रहा है, और जो स्लोप है वो भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो देखिए अब आपने कितनी इक्वेशन पढ़ी, y इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स, जितनी भी आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, तो ये सारी इक्वेशन, ये अगर आपको याद है तो ये मैंने आपको ग्राफ समझा दिए। अगर m प्लस है तो ढाल ऊपर की तरफ, अगर m माइनस है तो ढाल नीचे की तरफ, अगर c नहीं दे रखा है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, और अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये आई थिंक आपको जितनी भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है वो आपको इक्वेशन समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमको ग्राफ निकालना है जिसके भी बीच में, उसको हम देखेंगे कि वो कौन सी इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। एक चीज और है, ये जितनी भी इक्वेशन है ये सब स्ट्रेट लाइन के लिए, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। आरपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछती है, या तो वो ग्राफ देती है और पूछती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या वो बता देती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है तो ग्राफ जो है इसके और इसके बीच में बनेगा तो ग्राफ कैसा आएगा। तो यहाँ पर जो है हम सारे ग्राफ स्टडी करेंगे, और रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है कि जो ग्राफ की नेचर है वो क्या आएगी। वो अब आपको जो मैंने इक्वेशन समझाई है उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे, देखते हैं। देखिए जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें, एक एक करके पढ़ेंगे, जीरो फर्स्ट सेकंड। जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें ग्राफ की, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्राफ किसके और किसके बीच में बनेगा। तो मैंने कहा वी का मतलब है रेट या वेलोसिटी या वेग, जो भी आप कह सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेलोसिटी और कंसंट्रेशन, या मैं कहूँ रेट और यहाँ पर है कंसंट्रेशन। अब देखिए कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, किससे मतलब है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैंने कहा था कि आप R से बता सकते हैं या A माइनस एक्स से बता सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कंसंट्रेशन दे रखा है तो आपको किसकी बात करनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो रेट का फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर का, वो क्या आता है। तो अगर आप जीरो ऑर्डर के रेट के फॉर्मूले की बात करें, डिफरेंशियल फॉर्मूला, तो आप लिखते हो रेट का फॉर्मूला V बराबर के नॉट, क्योंकि V जो जीरो ऑर्डर के लिए रेट का फॉर्मूला है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जीरो ऑर्डर की जो रेट है वो कांस्टेंट होती है, और V की जो रेट की वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, के नॉट के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके रेट की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इसका जो ग्राफ है, ये मैंने आपको अभी जो समझाया था उसमें नहीं आता, ये ग्राफ ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट की वैल्यू वो फिक्स है, कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। क्या हो रही है, कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो आपके कंसंट्रेशन चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, उस पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेट की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये जो वैल्यू है भाई, ये आपके ओरिजिन हो गया, और ये आपके कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रही है और यहाँ पर कम हो रही है, रेट यहाँ बढ़ रही है और यहाँ कम हो रही है। तो आपने क्या देखा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है और पैरेलल किसके, कंसंट्रेशन के। कई बार क्या होता है, अच्छे एग्जाम में वो एक्सिस को चेंज कर देते हैं, तो उसका आप ध्यान रखना। खैर आरपीएससी ऐसा नहीं करेगा। तो रेट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, फिक्स आ रही है। अब रेट की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है या उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आप देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो किसके बराबर होगी, के नॉट के बराबर। किसके बराबर होगी, के नॉट के बराबर। इसका मतलब जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आने वाली, के नॉट के बराबर। तो ये पहला ग्राफ था आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब दूसरा ग्राफ जो है वो है V वर्सेस टाइम, मतलब रेट वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो रेट है ही, तो मैं यहाँ पर रेट लिख देता हूँ सेम टू सेम, और यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख देता हूँ टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि V इक्वल्स टू के नॉट है, ये फॉर्मूला तो है ही, इसमें कोई चेंज है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है K, जीरो ऑर्डर के लिए के नॉट कह देते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड
नहीं करता। तो मैंने आपको वहाँ बताया था, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, जो रेट कांस्टेंट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर टाइम को आप चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो जब रेट कांस्टेंट वैल्यू के पे टी पे डिपेंड नहीं कर रही तो रेट भी टी पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब सेम ग्राफ आएगा आपके ऐसे, और सेम आपकी जो वैल्यू आएगी रेट की वो किसके बराबर आएगी, के नॉट के बराबर। किसके बराबर आएगी, के नॉट के बराबर। तो ये आपके दो ग्राफ हो गए। इसका मतलब जो रेट आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, ना वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट है वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी है जो एक निश्चित समय में कंप्लीट हो जाती है। 2t हाफ में जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर उनको इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है। थर्ड जो ग्राफ है वो है x वर्सेस t। अब यहाँ पर आपके जो थर्ड ग्राफ है वो मैं बता देता हूँ, x वर्सेस t के बीच में। किसके बीच में, x वर्सेस t। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि x क्या है। तो यहाँ पर x को आप कह सकते हो दो तरीके से, या तो आप सीधे कह दो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता। दूसरा आप कह सकते हो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता में कमी। ठीक है, दोनों तरीके से आप बता सकते हो x। अब x के और t के बीच में ग्राफ कैसे आएगा, तो अगर आपको याद हो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, देखिए ये ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का आप वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको सारे फॉर्मूले पता हों। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई सेंस नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले आप सारे फॉर्मूले याद कीजिए, उसके बाद जो मैंने आपको समझाया है स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होगी और ग्राफ कैसे आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये ग्राफ डिफरेंट थे। अब जो है x और t, तो x और t में जब आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला आता है x इक्वल्स टू के नॉट t, या के टी भी आप कह सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब आप पढ़ते हो जीरो ऑर्डर के लिए तो वहाँ पर फॉर्मूला आता है। x क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो आपके फॉर्मूला आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको y और x बताया था, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप क्या ले रहे हो और यहाँ पर क्या ले रहे हो। तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी y इक्वल्स टू mx, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो y की जगह तो x है और x की जगह क्या है, t। मतलब y एक्सिस पे क्या ले रहे हो आप, x, और x एक्सिस पे क्या ले रहे हो, t। तो जब आपने y इक्वल्स टू mx का ग्राफ देखा था तो कैसा आ रहा था, तो इसका ग्राफ भी सेम आएगा। इसका ग्राफ भी क्या आएगा, सेम। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्लोप पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो ये आपके x जो है वो y एक्सिस पर है और जो t है वो x एक्सिस पर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्लोप क्या होगा, स्लोप। तो देखिए स्लोप की अगर हम बात करें तो y बराबर mx में स्लोप क्या है, m। तो यहाँ पर x बराबर k नॉट t में बचा क्या, k नॉट। तो स्लोप क्या हो जाएगा, k नॉट। तो आई थिंक बहुत सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और y बराबर mx पता है तो आप आसानी से ये ग्राफ बना सकते हैं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें t हाफ वर्सेस a, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो t हाफ वर्सेस a में है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं t हाफ और a का फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए t हाफ का फॉर्मूला देखेंगे तो t हाफ जो होता है आपको आई थिंक याद होगा, a अपॉन 2k नॉट, या आप कह सकते हो a बाय 2k। ये t हाफ का फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो t हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a होता है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जब आप यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो t हाफ यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, a। ठीक है, t हाफ वर्सेस a, t हाफ y एक्सिस पे आ गया, a x एक्सिस पे आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू mx। क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू mx। तो सिंपल सा आपके ग्राफ है, ये आ गया आपके ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है। अब बची बात स्लोप की, तो देखिए स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, देखिए यहाँ पर t हाफ है और यहाँ पर a है, बचा क्या, 1 अपॉन 2k नॉट। तो जो स्लोप है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन 2k नॉट के बराबर आ जाएगा। अब देखिए आपको ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा देखते हैं। अब आप ऐसे सोचोगे अगर मैं a को जीरो कर दूं तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और पूरी टर्म जीरो होगी तो t हाफ जीरो हो गया। तो जब a की वैल्यू जीरो है तो t हाफ की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी।
और जब आप a को बढ़ाएंगे तो टी हाफ भी क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल सा है। स्लोप की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/2 k0। तो आई थिंक क्लियर हो गया। टी हाफ जो है वर्सेस a, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से स्टार्ट है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव 1/2 k0। स्लोप क्या है, पॉजिटिव 1/2 k0। लास्ट जो आपके दे रखा है कंसंट्रेशन और लिख रखा है a-x, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है वर्सेस टाइम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपके टाइम, यहाँ पर आ गया कंसंट्रेशन, या फिर आप लिख सकते हैं a-x। समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ पर ये समझने के लिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए एक इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी x = kt, ठीक है, x = k0t, ये तो आपने पढ़ी थी। इससे पहले भी एक फॉर्मूला दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, a-x = -k0t + a, ये एक फॉर्मूला दे रखा होता है, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूले से ये आएगा, कैसे आएगा, kt को आप यहाँ ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, और ये जो है यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो -a और ये +x सॉल्व आउट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। या फिर आप इसको यहाँ पर भी कैंसिल आउट करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, -x बराबर -kt, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम ही फॉर्मूला है, तो a-x बराबर -k0t + a। अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, तो देखिए क्या आएगा। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो पढ़ा था y = mx + c या y = mx - c, उसमें c इंटरसेप्ट था, और c की खासियत ये है कि वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप ये देखो कि कौन सी टर्म कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर a जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है कि कांस्टेंट है। तो देखिए ये आपके कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। अब मेन बात जो है वो हमको देखना है कौन सी इक्वेशन से ये मैच हो रहा है। तो ये आपके मैच हो रहा है y = -mx + c। क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये आपके -mx हो गया क्योंकि t आपके x एक्सिस पे है, और ये हो गया +a जो कि आपके कांस्टेंट के बराबर है, इंटरसेप्ट जो है। तो आप देखेंगे कि स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव आ रहा है, और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब मैंने आपको टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, तो देखिए एक होती है एवरेज रेट, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जीरो ऑर्डर को छोड़ दें, या कॉमनली अगर हम बात करें तो रेट कांस्टेंट नहीं होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती है, लेकिन जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बोलते तो वहां पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो y बराबर -mx + c। अब एक चीज क्या है कि जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब जब जीरो वैल्यू है टाइम की, जब t जीरो है, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है। तो इसको आप ऐसे समझो कि जब मैंने t को जीरो कर दिया तो ये टर्म तो जीरो हो गई, तब a - x किसके बराबर है, a के बराबर। तो ये यहाँ पर ये a के बराबर है, किसके बराबर है, a के बराबर। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि जब t जीरो है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, वो क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि क्या होती है, a होती है। क्लियर। और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी और रिएक्टेंट की क्या होगी, कम होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब बात आती है स्लोप की। तो यहाँ पर आपके स्लोप क्या होता है, -m, और यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या आ रहा है, -k0। तो जब आप इसका स्लोप देखेंगे तो क्या आ रहा है, -k0। तो ये आपके जीरो ऑर्डर के सारे ग्राफ कवर हो गए। अब आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर में ग्राफ किस किस के बीच में पूछा है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए टी हाफ और ए के बीच में ग्राफ बनाना है, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि टी हाफ और ए में रिलेशन क्या है, मतलब कौन सा फॉर्मूला है जो दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है। तो बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फिर आपको चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन से वो मैच हो रहा है, ग्राफ आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ की बात करें तो ये चार ग्राफ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इन चारों में ये वाला जो ग्राफ है, सॉरी ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चारों देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, V मतलब रेट और कंसंट्रेशन के बीच में है। तो अब अगर हम बात करें, देखिए किसकी बात करें हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब आप फॉर्मूला देखेंगे रेट का और कंसंट्रेशन का, तो आप क्या देखते हैं,
रेट बराबर K1 कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन को आप लिख सकते हो रेट इक्वल्स टू, या V भी आप कह सकते हो या R भी कह सकते हो, V इक्वल्स टू K1 A माइनस एक्स, ठीक है। कंसंट्रेशन को मैंने कहा कि आप A माइनस एक्स से बता सकते हैं, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो ये आपके फॉर्मूला आ गया, ठीक है। या आप कह सकते हैं रेट इक्वल्स टू K1 कंसंट्रेशन, इसको भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप रिलेशन देखेंगे इक्वेशन का, तो आप क्या देखेंगे रिलेशन, कि जो ग्राफ है वो किसके बीच में बन रहा है, सबसे पहले तो वो चेक करें। तो यहाँ पर क्या है, V मतलब रेट, तो मैं रेट लिख देता हूँ, और यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, तो मैं कंसंट्रेशन लिख देता हूँ। अब कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं A माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। A माइनस एक्स की जगह आप इसको R लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R। नोटेशन जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखे होते हैं, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। R की जगह कई बार ऐसे भी लिखा होता है A, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब मेन बात आती है इक्वेशन की। तो अगर हम देखें रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन, तो सिंपल सा फॉर्मूला है y इक्वल्स टू mx, ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्लोप जो है पॉजिटिव है, और स्लोप की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, K1 के बराबर। किसके बराबर आएगी, K1 के बराबर। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो जीरो हो जाए, या मान लीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो है, तो जब आप इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब रेट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो आप देखेंगे कि जब कंसंट्रेशन जीरो है तो रेट जीरो है, मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं है। और जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगी, बढ़ेगी। यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। तो ये आपके ग्राफ बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। तो देखिए सेकंड ग्राफ जो है टी हाफ और ए के बीच में। तो यहाँ पर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बात समझ आ रही है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है टी हाफ वर्सेस ए। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है वो है 0.693 अपॉन K1, या K कह सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन K। अब यहाँ पर ग्राफ मुझे बनाना है टी हाफ और ए में, इसमें बनाना है टी हाफ और ए में। अब मेन बात ये है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो ए पे डिपेंड नहीं करता। इसका अंदर टी हाफ क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो टी हाफ है, जो हाफ लाइफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका ग्राफ आता है ऐसे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए एक्सिस। और ये जो वैल्यू है ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू आ रही टी हाफ की वो किसके बराबर है, 0.693 अपॉन K1 के बराबर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जो मैंने इक्वेशन बताया उसके अलावा एक ये पैटर्न के ग्राफ हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके y एक्सिस है वो x एक्सिस जो है वहाँ पर वो डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो वहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। तो ये जो ग्राफ है लास्ट के दो इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। मैंने आपसे कहा आपको ग्राफ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिएक्शन या इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखते हैं तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, के सेंस में भी लिख सकते हैं या टी के सेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखते हैं जैसे मान लीजिए के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आप लिखते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप चाहें तो K1 लिख सकते हैं। अब इसी को मैं अगर टी के फॉर्म में लिख दूं, किसके फॉर्म में लिख दूं, टी के, या जिसके भी आप, अब आपको करना क्या, ये एक देखिए ये एक इक्वेशन आपने याद कर रखी है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब हमको करना क्या है, हमको करना क्या है कि ग्राफ किसके बीच में बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आप ग्राफ बना रहे हैं वो किस किस एक्सिस के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट में मतलब जो वाई एक्सिस है वो क्या है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स,
और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर क्या आ रहा है, टी, टाइम आ रहा है, तो मैंने लिख दिया टी। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला दे रखा है या जो फॉर्मूला आपको पता है, आपको उसको इस फॉर्म में लाना है। मतलब log a अपॉन a माइनस एक्स तो आ जाए लेफ्ट हैंड साइड, जो कि y लिखते हैं हम, और बाकी जो चीज़ है वो सब कहाँ चल जाए, राइट हैंड साइड। तो अब मुझे क्या करना है, log a अपॉन a माइनस एक्स अलग चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको अलग लिख दिया। तो ये मैंने लिखा log a अपॉन a माइनस एक्स। अब बाकी जो भी टर्म बच गई उसको सब दूसरी साइड ले जाइए। तो जब आप इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आएगा क्या, k1t अपॉन, देखिए ये एक साइड रह गया, बाकी क्या हो गया, k1t मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन आ गया 2.303। समझ में आई बात। तो ये आपके सामने आ गया। अब जब ये आपके सामने आ गया तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन चेक करनी है। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx, सिंपल है। तो आपके ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगा तो देखिए ग्राफ किस किस के बीच में बना है, log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच में। बचा क्या, k1 अपॉन 2.303। ये क्या है आपका स्लोप, ये क्या है आपका स्लोप। स्लोप क्या हो गया, k1 अपॉन 2.303। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। आपको केवल क्या करना है, ये इक्वेशन याद रखनी है और फिर आपको ग्राफ किसके पीछे बनाना है उसके हिसाब से आपको इक्वेशन को अरेंज करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आपके log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t जो है ये ग्राफ आ गया। अब देखिए कई बार क्या होता है, मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकली हम ग्राफ निकाल लेते हैं, लेकिन आप उसको लॉजिकली या कंसेप्चुअली भी चेक कर सकते हैं कि ये ग्राफ सही है या नहीं। कैसे चेक करें, ऐसे चेक करिए कि जब t बराबर 0 है, क्या है, t बराबर 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए a तो a ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, लेकिन जब t बराबर 0 है तो a माइनस एक्स किसके बराबर होता है। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और t 0 का मतलब इनिशियल टाइम, तो वहाँ पर a माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो जब मैंने माना t 0 है तो a माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, a के बराबर। तो क्या हो गया, log a अपॉन a से कैंसिल आउट करोगे 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जब टाइम 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 ही तो लिया है। और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई थिंक क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको ग्राफ में लॉग दिखे, अब देखिए ग्राफिकल मेथड में हम क्या कंडीशन ले रहे हैं कि अगर आपके रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लॉग दिख रहा है ग्राफ में तो 90% चांस है या 99% चांस है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ठीक है। बाकी जितने भी हम ग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें लॉग नहीं आता। 0 ऑर्डर में एक भी ग्राफ में लॉग नहीं था और सेकंड ऑर्डर में भी लॉग नहीं आएगा। अगर लॉग आ रहा है तो वो किसकी बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक होती है, आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, जो कि क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है और स्लोप पॉजिटिव है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। स्लोप की वैल्यू क्या है, k1 अपॉन 2.303। अब देखिए एग्जाम में वो स्लोप भी पूछता है, वो क्या करेगा, वो कहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t में ग्राफ आपने बना दिया, इसका स्लोप क्या आएगा। तो आपको ध्यान रखना है स्लोप क्या आ रहा है, k1 अपॉन 2.303। क्लियर। अब देखिए लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसकी हम बात करें तो देखिए इसके लिए भी जो इक्वेशन है वो सेम ही काम में आएगी। ग्राफ चेंज है, ग्राफ क्या है, चेंज। तो देखिए नीचे एक्स एक्सिस जो है वहाँ पर तो टाइम है ही, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर जो है a अपॉन a माइनस एक्स था, अब यहाँ केवल a माइनस एक्स है, तो मैंने लिखा log a माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स का मतलब कंसंट्रेशन होता है, तो इसको आप जो है log r भी लिख सकते हैं। देखिए ये मैं बार बार, आप सोचते हो कि मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर नोटेशन कुछ डिफरेंट आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कहीं आप सोचे हमने तो a माइनस एक्स याद किया था और ये तो r आ गया, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। अब मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि जो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है उसको आपको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने का मतलब आपको एक साइड क्या चाहिए, log a माइनस एक्स चाहिए, बाकी जितनी भी टर्म बच रही है उसको सब दूसरी साइड ले जाइए, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर रखा है।
अब इसको हम कैसे करें, या इसको मैं, हाँ चलिए यहीं सॉल्व करते हैं। तो ये जो है log a अपॉन a माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो log a, अब जो नीचे वाली है वो माइनस में आता है, तो ये आएगा माइनस log a माइनस एक्स। समझ में आई बात, जो ऊपर है वो प्लस में और जो नीचे है वो माइनस में, और बराबर में क्या आ गया, k1t अपॉन 2.303। बात समझ आई। अब आपको चाहिए क्या, log a माइनस एक्स एक साइड चाहिए, बाकी सब अदर साइड चाहिए। तो आपने क्या करा, log a माइनस एक्स को वहाँ ले गए, लेकिन लिख ही रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो वहाँ लिख देता हूँ एक बार, log a, इसको इधर लिया है माइनस k1t अपॉन 2.303 इक्वल्स टू प्लस log a माइनस एक्स। आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये तो यहीं का यहीं है प्लस में, ये यहाँ से यहाँ आया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये माइनस का यहाँ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको मैं यहाँ उल्टा लिख देता हूँ, ये हो गया log, ये क्या हो गया log a माइनस एक्स, ये क्या हो गया log a माइनस एक्स। और ये जो चीज़ें मैं वहाँ लिख दी, कैसे लिखी, माइनस k1t अपॉन 2.303, साथ में क्या है log a, ठीक है, प्लस में है, प्लस log a। ये फाइनल इक्वेशन आ गई। क्यों, क्योंकि मुझे log a माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था, बाकी सब राइट हैंड साइड पे। अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि जो ग्राफ है उसमें एक तो ये है एक्सिस पे और एक t है। तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे, अब देखिए a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट होगा, तो जब आप इसको इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखिए y जो है वो log a माइनस एक्स है, माइनस एम एक्स, एक्स क्या है t, बाकी जो बच गया वो माइनस एम का रोल कर रहा है, और प्लस सी। तो जब आपके पास ये वाला ग्राफ है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। ग्राफ आपको पता है कैसा आएगा, ये ग्राफ आएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट कहलाती है, और इसकी जो वैल्यू है सी की, वो किसके बराबर आ रही है, log a के बराबर। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, log a के बराबर, ठीक है। स्लोप जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप देखिए, आप देखिए क्या आ रहा है, माइनस k1 अपॉन 2.303। तो स्लोप क्या आ रहा है, माइनस k1 अपॉन 2.303। तो अगर आप पिछले वाले ग्राफ में इस वाले में और इस वाले में कंपेयर करेंगे तो दोनों में स्लोप की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड के सेंस में सेम आ रही है, k1 अपॉन 2.303, लेकिन इस वाले केस में प्लस थी और इस वाले केस में माइनस थी। अब प्लस थी तो वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, जीरो से आगे बढ़ रहा था, कोई इंटरसेप्ट नहीं था। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और वो किसके बराबर है, log a के बराबर। अब इसको हम चेक करते हैं टेक्निकली। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली आपने प्रूव कर लिया। अब टेक्निकली या लॉजिकली देख लेते हैं, कंसेप्चुअली देख लेते हैं। इसको आप ऐसे चेक करिए कि अगर t की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा। तो ये आपके सामने इक्वेशन है, ये रही। अगर मैं t की वैल्यू 0 कर दूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये जो log a माइनस एक्स है ये किसके बराबर आएगा, log a के बराबर आएगा, ये रहा log a। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी और वो नेगेटिव वाली इसमें से माइनस होगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ओवरऑल जो वैल्यू है log a माइनस एक्स की वो क्या होगी, कम होगी। तो आपके ग्राफ कैसा है, पहले मैक्सिमम थी जब t 0 था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ग्राफ की कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो क्या कहेंगे कि इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ है, कैसा आएगा, स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, या वो एक कहेगा कि ये और ये ग्राफ है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जैसे लॉग दिख जाए 99% चांस किसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। किसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये आप जब आपके टाइम का इक्वेशन पढ़ोगे, आरयूएस इक्वेशन, वहाँ भी काम आएगा। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी से जब आप ग्राफ सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ्स की। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पर 4 ग्राफ दे रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आपके ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। इसके अलावा आपको एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर भी कहीं पर भी लॉग नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि हमने जितने भी ग्राफ पढ़े, चाहे जीरो ऑर्डर का पढ़ा, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का, चाहे सेकंड ऑर्डर का, आपके फर्स्ट ऑर्डर में 2 ग्राफ लॉग के आ रहे हैं, बाकी कहीं पर भी लॉग नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, सेकंड ऑर्डर की जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो हमको वही इक्वेशन काम में लेनी है जो हमने देखा था जब सेम रिएक्टेंट है या कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल। क्योंकि वहाँ पर 2 तरीके के फॉर्मूले पढ़े थे, तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है जब सेम रिएक्टेंट है या कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। अब बात करते हैं पहले ग्राफ की। पहला ग्राफ जो है वो किसके बीच में देखा है, V वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपके रेट आती है वो आती है KA माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल कह सकते हो V इक्वल्स टू K, आप चाहो तो 2 लिख सकते हो, कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये इक्वेशन आती है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर के लिए। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ग्राफ मैं बना देता हूँ यहाँ पर क्या है, V जो कि रेट को बता रहा है, आप चाहो तो V लिख दो, आप चाहो तो रेट लिख सकते हो, रेट बराबर V। और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, इंपॉर्टेंट चीज, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, A माइनस एक्स का स्क्वायर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर। देखिए R नोट जो है वो आपके इनिशियल कंसंट्रेशन को बताता है, तो R नोट नहीं है, क्या है, R है। ठीक है, ये हो जाएगा R का स्क्वायर। क्लियर, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स से। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो ये आपके ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे V इक्वल्स टू K2 कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो ये आपके y की जगह V आ गया और x की जगह कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ गया, बचा क्या, K2। तो स्लोप क्या आ जाएगा, K2, स्लोप क्या आ जाएगा, K2। तो आई थिंक बहुत सिंपल है। अब आपको क्या याद रखना है, y इक्वल्स टू एम एक्स, और क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड आपके टी हाफ की। तो जब आप सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला देखते हैं तो देखिए हमने कल ही पढ़ा था या पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो आपके टी हाफ का फॉर्मूला है वो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, क्योंकि आपने जो मेथड पढ़े हैं उसमें एक हाफ लाइफ मेथड भी था। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था या उससे पहले भी हमने देखा था सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें तो टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है 1/K2A। ठीक है, या 1/A/K2 कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो जब आप इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आपके टी हाफ आ रहा है, क्या आ रहा है, टी हाफ y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या आ रहा है, a, क्या आ रहा है, a। तो a यहाँ आ गया। अब a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो a की जगह मैं R0 भी लिख सकता हूँ या R0 बाहर भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, नोटेशन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, a ले लिया मैंने। अब यहाँ पर ये भी आपके किसके बराबर है, y इक्वल्स टू एम एक्स के बराबर है। तो ये आपके, सॉरी एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर 1/A है, तो ये a नहीं है। ठीक है, ये a नहीं है, ये 1/A है। ठीक है, ये गलती से मैंने लिख दिया, आप ऐसी गलती मत करना, 1/A है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि अगर मैं a लिख देता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो 1/A लिख दिया, और स्लोप जो है वो किसके बराबर है, स्लोप जो है वो है 1/K2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि y इक्वल्स टू आप एम एक्स करेंगे तो 1/K2 जो है वो आपके स्लोप के बराबर आ रहा है। ठीक है, 1/A, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है a के। इसका मतलब अगर आप a को बढ़ाएंगे तो t क्या होगा, कम होगा। अब क्योंकि यहाँ 1/A लिखा हुआ है, अगर आप 1/A को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है आप a को कम कर रहे हैं। समझ आ रही बात। तो अगर आप 1/A बढ़ा रहे हैं मतलब a कम हो रहा है, और a कम होगा तो टी हाफ बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि वहाँ पर 1/A लिखा हुआ है कि a लिखा हुआ है,
रिलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 ग्राफ कवर हो गए। अब तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, तीसरे से ज़्यादा चौथा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ध्यान रखना थर्ड भी पूछा जा सकता है। अब ये आपके जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर के लिए, उस पर डिपेंड करता है ये आपके जो रिलेशन है। तो देखिए, आपने जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी, जो 2 फॉर्मूले पढ़े थे आपने, एक लिख देता हूँ, एक नीचे वाले में काम आएगा। क्या था फॉर्मूला? K2 = 1/T x अपॉन a माइनस x, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखिए, K2 = 1/T x अपॉन a माइनस x, ये आपने सेकंड ऑर्डर में फॉर्मूला पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियो जो है चेक कर लीजिए सेकंड ऑर्डर का, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके है x अपॉन a माइनस x और यहाँ t है। तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे x अपॉन a माइनस x चाहिए, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x अपॉन a माइनस x, एक साइड रह गया, और ये क्या हो गया, K2t, क्या हो गया, K2t, जो कि किसके बराबर है, y = mx के बराबर है। किसके बराबर है, y = mx। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल है, ये आपके राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, t, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, x अपॉन a माइनस x। क्लियर है? स्लोप कैसा आएगा, सॉरी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग विथ ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप की वैल्यू क्या है, K2, स्लोप की वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, K2। तो आपने देखा स्लोप जो है वो किसके बराबर है, K2 के बराबर। किसके बराबर है, K2 के बराबर। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैंने कहा t की वैल्यू 0 है तो x की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, 0। तो जब t की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो दोनों 0, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ओरिजिन से। और जब t बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट जो आपके दे रखा है इसी से रिलेटेड है, दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब देखिए दूसरा जो लास्ट आपके है इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रखा है एग्जाम में। ठीक है, नेट गेट के एग्जाम में भी पूछ रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि कॉमनली नहीं पूछा जाता तो पूछ सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए 1/a माइनस x और t, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो आता है इसी का पैटर्न है। तो ये आपके आता है K2 = 1/T 1/a माइनस x माइनस 1/a। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर अब आपको चाहिए क्या, 1/a माइनस x चाहिए, और क्या चाहिए, t। तो लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, 1/a माइनस x, बिल्कुल सही, 1/a माइनस x आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। तो ये मैंने क्या करा, t को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, K2t, और ये क्या हो गया, 1/a माइनस x माइनस 1/a। अब मुझे चाहिए क्या, 1/a माइनस x ही तो चाहिए, तो मैंने उसको वहीं रहने दिया। तो ये हो गया आपके K2t, और माइनस 1/a जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/a, और क्या बच गया, 1/a माइनस x। ये रह गया, क्या रह गया, 1/a माइनस x। अब इसको मैं थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूँ, ये हो गया 1/a माइनस x, और यहाँ क्या बच गया, K2t प्लस 1/a। क्लियर है? अब ग्राफ किसके बीच में, 1/a माइनस x और t के बीच में। तो मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूँ, 1/a माइनस x और ये हो गया t। क्या हो गया, 1/a माइनस x और t। अब आप इस जब इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये आपकी आ रही है y = mx प्लस c, मतलब स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो ये जो इंटरसेप्ट है जिसको हिंदी में अंतःखंड कहते हैं, ये किसके बराबर आएगा, तो इसको आप ऐसे चेक करो, जब आप t की वैल्यू 0 कर दोगे तो 1/a माइनस x किसके बराबर आ रहा है, 1/a के बराबर। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये है 1/a के बराबर। ठीक है, इसके बाद जब आप देखेंगे t की वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है। तो अब आपकी जो स्लोप है वो क्या बच गया, K2। जो स्लोप है वो क्या बच गया, K2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो ग्राफ है, अगर t की वैल्यू आप 0 करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी,
तो जो 1 अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, 1 अपॉन ए के बराबर आएगी, 0 के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि अगर 0 के बराबर आती तो वो 0 से शुरू होता। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने जितने भी ग्राफ पढ़े, सबसे अगर इंपॉर्टेंट 2 ग्राफ सिलेक्ट करने हो तो एक था आपके फर्स्ट ऑर्डर का जिसमें आपने लिया था log a माइनस एक्स वर्सेस t, उसका जो ग्राफ था वो ऐसे आ रहा था, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो ये वाला है, 1 अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टी। तो ये जो ग्राफ है सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी पूछते हैं लेकिन ये 2 ज़्यादा पूछते हैं, कैसा आएगा और स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, आपको पूरा आना चाहिए। तो देखिए ये जो था ये पूरा ग्राफिकल मेथड था, जितने भी ग्राफ रिलेटेड थे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वो सब मैंने आपको बता दिए। अब जो लास्ट मेथड बच रहा है ऑर्डर निकालने के लिए वो है आपके इंटीग्रेशन मेथड, या जिसको हम कह रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन एक आध न्यूमेरिकल आ सकता है, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पता होनी चाहिए अलग अलग ऑर्डर के लिए। तो जैसे मैं अगर 0 ऑर्डर की बात करूँ तो 0 ऑर्डर के लिए आप लिख सकते हो a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के नॉट टी प्लस ए। ठीक है, जैसे आप x इक्वल्स टू के टी भी लिख देते हो तो ये वाली आपको ध्यान रखनी है। ये किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, फिर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लिखते हो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के लिए आप लिखते हो, जैसे ये मैंने 1 लिख दिया, इसके लिए आपने लिखा k2, तो k2 क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा आपके 1 अपॉन टी 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a, जिसको आप और लिख सकते हो 1 अपॉन टी एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरी इक्वेशन जो है x इक्वल्स टू के टी या k इक्वल्स टू x अपॉन टी, ये भी आप काम में ले सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कौन सी इक्वेशन आप काम में लेंगे। अब देखिए होता क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और इसके लिए दूसरा नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब होता क्या है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि एक कोई रिएक्शन हो रही है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है A, वो कह देगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन A है, जिसकी कोई भी वैल्यू दे देगा, जैसे मान लीजिए 5 मोल पर लीटर, 6 मोल पर लीटर, कुछ भी दे सकता है। उसके बाद क्या कहेगा कि जब T 0 था तो जो कंसंट्रेशन थी वो इनिशियल थी, वो इतनी है। फिर कहेगा 1 मिनट बाद कंसंट्रेशन की वैल्यू ये है, 2 मिनट बाद कंसंट्रेशन की वैल्यू ये है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो वो A देगा, और डिफरेंट टाइम के लिए मतलब T1, T2, T3, T4, उसके लिए वो क्या करेगा, कंसंट्रेशन देगा। कंसंट्रेशन का मतलब A माइनस एक्स की वैल्यू देगा, A माइनस एक्स 1 कह दिया, 2 कह दिया, A माइनस एक्स 3 कह दिया, A माइनस एक्स 4 कह दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है, थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है अलग अलग टाइम के लिए, T1, T2, T3, T4, तो जिसको आप A माइनस एक्स 1 कह सकते हो, A माइनस एक्स 2 कह सकते हो, वो आपको देगा। फिर कहेगा बताओ ऑर्डर क्या होगा। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि इसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है किसी भी टाइम t पर कंसंट्रेशन की वैल्यू और इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको इन इक्वेशनों में रख के देखनी है। नॉर्मली आपके जो आता है वो आपके मैक्सिमम केस में सेकंड ऑर्डर के लिए पूछते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले सेकंड ऑर्डर ट्राई करना, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। तो वो क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए a फिक्स है तो a की वैल्यू रख दी। अब आपको क्या करना है, टाइम की वैल्यू रखनी है और a माइनस एक्स की वैल्यू रखनी है। टाइम की वैल्यू रखनी है और a माइनस एक्स की वैल्यू, हर टाइम के लिए अलग वैल्यू होगी। तो आप क्या करो, ऐसे रख रख के सॉल्व करो, फिर आप चेक करो कि हर जब आपने अलग अलग t के लिए a माइनस एक्स अलग अलग रखा तो जो k की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। अगर सेम आ रही है, समझ आ रही बात, कि T1 की जगह T1 के साथ आपने a माइनस एक्स 1 रखा, फिर T2 के साथ a माइनस एक्स 2 रखा, तो अब जब आपने सॉल्व किया इसको तो आपने चेक किया कि K2 की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर K2 के रख के आप सॉल्व कर रहे हो तो अगर K2 की वैल्यू अलग अलग आ रही है इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर नहीं है, और अगर K2 की वैल्यू सेम आ गई इसका मतलब सेकंड ऑर्डर है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। आपने क्या करा, a की वैल्यू फिक्स है, अलग अलग टाइम के लिए a माइनस एक्स की वैल्यू अलग अलग रखी,
तो अगर k की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ये कि आपके जो अलग अलग ऑर्डर है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, आप हर ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। जिस ऑर्डर में अलग अलग टाइम के लिए a माइनस एक्स की वैल्यू रखने पर k की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कांस्टेंट आ रही है, तो वही ऑर्डर होगा। अगर इस इक्वेशन में k की वैल्यू सेम आ रही है तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, इसमें सेम आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, और इसमें सेम आ रही है तो 0 ऑर्डर हो जाएगा। नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेयरली आता है वैसे तो, लेकिन अगर आता है तो सेकंड ऑर्डर के चांस ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सेकंड ऑर्डर ट्राई करना, दिक्कत ही नहीं है। सेकंड ऑर्डर के ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या करना, a की वैल्यू रखना, a माइनस एक्स की रखना और t की रखना, और k की वैल्यू निकालना। फिर अलग अलग t के लिए अलग अलग a माइनस एक्स की वैल्यू आप रखोगे और k निकालोगे। अगर k सेम आ गया तो आपका आंसर क्या है, सेकंड ऑर्डर। और अगर बाई चांस सेम नहीं आया तो फिर आप इसमें ट्राई कीजिए, इसमें भी नहीं आया तो इसमें ट्राई कीजिए। अब क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही है, 0, फर्स्ट और सेकंड, तो इन तीनों में से एक आंसर होगा। और दूसरा आपको एक थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि कितने टाइम के साथ कितनी कंसंट्रेशन जो है चेंज हो रही है या कंसंट्रेशन कम हो रही है, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो रेट है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो भी आपको थोड़ा एक हिंट देगा। तो ये जो था आपके सारे जो मेथड हैं ऑर्डर निकालने के लिए रिएक्शन के, वो कंप्लीट हो गए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये कंसेप्ट हमारे समझ में नहीं आया, तो उसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा या मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊँ तो आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।